नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंद्राल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आज बात होगी बजट 2026 की। सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, आम जनता को क्या उम्मीदें हैं और कितनी वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, इसके अलावा किस सेक्टर को क्या मिल सकता है, सब पर चर्चा होगी विजय सर के साथ। बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल आपसे यही लूँगा। इस बार का बजट 2026 का देखिए, वैश्विक और आंतरिक बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो इस बार का बजट आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, फिजिकल डिसिप्लिन वाला होगा, या फिर पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड रहा है या सरकारों का जो ट्रेंड रहा है वेलफेयर वाला होगा? देखिए, इस बार चुनौतियां पहले से बहुत ज़्यादा हैं। आपने ट्रंप साहब को सुना होगा कि मोदी साहब को मुझे खुश करना चाहिए। देश की जनता चाहती है मोदी साहब उनको भी खुश करें, किसान चाहते हैं उनको भी खुश करें, गृहिणी चाहती हैं वो भी खुश रहें। करीब 1.4 बिलियन की आबादी प्लस अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब के बीच में जिस तरह से भारत की आज आर्थिक स्थिति है, मुझे लगता है भारत सरकार के लिए और ख़ासकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये आसान साल नहीं है, क्योंकि जो 2025 में हुआ उसका असर अब हमें 2026 के बजट में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये उम्मीद करना कि इस बार बहुत कुछ लॉलीपॉप्स मिलेंगे, ऐसा उम्मीद नहीं है। पिछले बार का अगर आप बजट देखें, मैं तो आपके सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप नेट पे जाइए और पिछले साल का बजट डाउनलोड करके ध्यान से पढ़िए एक बार, और ख़ासकर कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ देश का पैसा लगा। इसको जब आप समझेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस बजट में ज़्यादा रियलिस्टिक और लॉजिकल हो जाएंगी, नहीं तो आप मायूस होंगे। कहने का मतलब ये है कि देश में चुनौतियां बहुत हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से उम्मीदों की आपने जिक्र किया, देखिए हर वर्ग को, हर जो भारत का नागरिक है वो उम्मीद लगाता है कि नया बजट है, कुछ नए ऐलान होंगे। उनके लिए क्या ऐलान होंगे? तो मिडिल क्लास जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी मांगे आप क्या देखते हैं और क्या वो इस बजट में पूरी होंगी? देखिए, एक चीज़ जो बजट के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, हर बजट डिस्कशन के समय इस तरह की चर्चाएं होती हैं। हर आदमी सरकार से उम्मीद करता है कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कोई ये बताने का प्रयास नहीं करता कि कौन बजट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब कौन सा सेक्टर ऐसा है जो टैक्स बढ़ाना चाहता है और देश की डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा देना चाहता है जी। ये एक चुनौती है। अब कुल मिला के सरकार के सामने समस्याएं ज़्यादा हैं, देश की आबादी बढ़ रही है, जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन कैसे बढ़ें ताकि हम वहां तक अपने संसाधनों को इकट्ठा करें और सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, आज सबसे बड़ी चिंता की बात और चर्चा की बात ये होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि बजट में इस बार हमें बहुत संभल के देखना होगा, क्योंकि एक तरफ हम चाह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित भारत बने, तो उसकी नींव तो डालनी पड़ेगी। रातों रात तो बनेगा नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। भारत भी एक दिन में नहीं बनेगा। तो आज से अगर हम काम शुरू करेंगे तो अगले 20 साल हमारे पास हैं इस देश को विकसित भारत के रास्ते में तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि बजट में किसी भी तरह का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या जो देश को आगे ना बढ़ाए, सिर्फ पॉपुलिस्ट हो या इलेक्शन एजेंडा से हो, मुझे लगता है इस बार सरकार को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है और चुनाव जीतने का प्रेशर भी नहीं है। तो इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, ना कि सिर्फ आउटले के हिसाब से। बिल्कुल, आउटकम ओरिएंटेड बजट होना चाहिए। इसीलिए हम वाइट बोर्ड पर आज ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या उम्मीदें हैं और क्या वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं इस बार के बजट से, आपके चिर परिचित स्टाइल में हम इसको जो है करेंगे। लेकिन एक और सवाल मैं आपके सामने रखूँगा, चाहे आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहें उसके लिए। देखिए, आपने बोला कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉपुलिस्ट बजट शायद इस बार ना देखने को मिले क्योंकि चुनाव भी नहीं है। तो कौन से वो सेक्टर हैं जो मौजूदा परिस्थितियों में आप देखते हैं कि सरकार उन पर फोकस कर सकती है इस साल, उन्हें ज़्यादा एलोकेशन मिल सकता है, और किन जो सेक्टर्स हैं उन्हें थोड़ा पीछे रखा जा सकता है आपके विचार में? देखिए, हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे चर्चा करते हैं आज, और ख़ासकर जैसा आपने कहा कि बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो बजट का बेसिकली पर्पज़ क्या है।
आपका जो पैसा आ रहा है, जो इनपुट पैसा चाहिए जो आपको, और वो कहाँ जाएगा, ये दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं आज इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर। हमारी इनकम आएगी टैक्सों से, जो भी टैक्स है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो या आपका एक्साइज या जिसको आप बोल सकते हैं जीएसटी हो या कस्टम ड्यूटीज़ हो। ये है आपके जो इनसाइड है। आउटसाइड में आपका खर्चे की लिस्ट बहुत लंबी है। आपका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, आपके पास सोशल सेक्टर है, आपके पास वेलफेयर स्कीम्स हैं, फिर सब्सिडीज़ हैं, फिर फूड सिक्योरिटी का इशू है जी, फिर फर्टिलाइज़र है, रेलवेज़ है। अगर आप जाएं तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब सवाल इस बात का है कि इस लंबी लिस्ट में अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस लंबी लिस्ट को पूरा करने के लिए कौन सा टैक्स आप बढ़ाओगे, और जो आप बढ़ाओगे वहां से बैकक्लैश भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर तो कहने का मतलब है कि हम सबका फोकस यहां रहता है कि मुझे कितना मिलने वाला है जी ये आएगा कहां से, हम समाज में इसकी चर्चा नहीं करते जी। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंपल्शन में क्या होता है, जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसको राजनीतिक दृष्टि से वेस्ट भी कर देते हैं। चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारी स्कीमों की ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, या एक के बाद एक हम घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो पुरानी घोषणाएं हुई हैं या जो पुरानी स्कीम हैं जो आज डिफंक्ट हो गई हैं, जिनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हम उनको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ये कहेगा देखो इन्होंने ये स्कीम हटा दी, हमने शुरू करी थी ये हटा दी और इन्होंने नया कुछ नहीं दिया। तो हिंदुस्तान में जब तक हम फिस्कल मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे गंभीर चर्चा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट का डिबेट है वो पॉलिटिकल डिबेट बन के रह जाता है जी। और 75 साल में अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान का होना चाहिए था, जहां आज हम हैं, इससे कई अच्छा हो सकता था अगर हमने अपने संसाधनों को ढंग से इस्तेमाल किया होता। तो इस बार जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्रालय को बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको रीलुक करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए मनरेगा का जी। मनरेगा को लेके अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया कि जी मनरेगा में ये बदल दिया वो बदल दिया, वो टोटल पॉलिटिकल डिबेट है। क्या आज आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से मनरेगा चल रहा है? मैं देश की जनता से भी पूछना चाहूँगा, मेरे को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बताइए जो मनरेगा के कारण बना हो, जिसने देश में कंट्रीब्यूट किया हो। हर साल हमने हज़ारों करोड़ रुपए मनरेगा में डाले, लोगों को रोजगार मिला, चलो वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बदले में देश को क्या मिला? सिर्फ राजनीति। कहने का मतलब यह है कि जो नया अब है, जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत जी राम जी, अगर आप उसको देखें तो वहां पे अब यह है कि विकसित भारत के लिए जो प्रोग्राम बनेगा उसमें मनरेगा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी राम जी की जो स्कीम है कि भाई आप पहले डेवलपमेंट प्लान बनाओ और फिर उसमें जो पैसा चाहिए उसमें जो मनरेगा कंपोनेंट है उसको डाला जाएगा, तो वो स्कीम आएगी। कुछ पैसा सेंटर से जाएगा, कुछ स्टेट से जाएगा और एक राष्ट्रीय निर्माण में कुछ उसका काम आएगा। मुझे ये स्कीम जो चेंज किया है सरकार ने, ये लॉजिकल लगता है। ऐसा हर जगह करना होगा, हर जगह करना होगा। जो चीज़ें पॉलिटिकली शुरू की गई थी उनको अब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। जी। मनरेगा वर्सेस वीबीजी राम जी जो स्कीम है उसका डिबेट जो है बहुत लंबा है। विपक्ष कहता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, खासकर कोरोना के समय में भी बहुत उसने मदद की। तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, देखिए इनकम की बात, सोर्सेज ऑफ इनकम सरकार के, आपने लिखा टैक्स, उसमें सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स का एक रहता है ब्रैकेट। पिछले साल पिछला जो बजट था उसमें टैक्स की छूट जो है रिबेट मिलाकर 12 लाख रुपए तक कर दी गई थी। एक आम आदमी को, जो मिडिल क्लास की अगर मैं जिक्र करूं तो उन्हें राहत दी गई थी। लेकिन जो 30%, जो 24 लाख से ज़्यादा वाले थे, उनको उन पर 30% टैक्स लगा दिया गया था। तो इस बार कुछ स्लैब्स में आप बदलाव होता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए स्लैब में अगर आप बदलाव करेंगे तो आप सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। अगर अभी 3 स्लैब हैं तो आप 4, 5, 6 करोगे।
इसका मतलब जितने स्लैब होंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, उतना कैलकुलेशंस में सिरदर्दी आती है, उतना आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस के रास्ते मिल जाते हैं। तो बेहतर है वो ना किया जाए। क्या स्लैब कम होंगे? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, चुनौतियां ज़्यादा हैं, संसाधन कम हैं, तो टैक्स घटाने का भी नहीं है। और फिर कुल मिला के स्लैब तो पिछले साल ही आपको इतना बड़ा गेन दिया सरकार ने, तो हर साल कटोरा लेके जाने का कोई फायदा नहीं ना। लेकिन हमने ये सरकार का ट्रेंड देखा है कि हर बार इनकम टैक्स में कोई ना कोई बदलाव रहता है। पिछले 2-3 साल का ही अगर मैं ट्रेंड देखूं तो कोई ना कोई बदलाव रहता है। पिछले बार वाला ट्रेंड जो है बहुत बड़ा था, क्योंकि 12 लाख तक रिबेट मिलाकर जो है टैक्स पर छूट दे दी गई थी, जो एक बहुत बड़ा बोनस माना गया था। लेकिन जो हाई इनकम वाले हैं, 24 लाख से ऊपर वाले हैं, जिनको 30% तक टैक्स देना पड़ रहा है, उनकी बहुत सारी मांगे हैं कि टैक्स रिबेट जो है उसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि थोड़ा टैक्स रिबेट मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। तो जिस तरह से आपने कहा, राहत यहाँ पर मुश्किल है। देखिए, अगर किसी की इनकम साल की 10 करोड़ है, टेक एग्जाम्पल, आज वो 30% दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं, उसको घटा के अगर आप कर दोगे 25% मान लीजिए, तो 2.5 करोड़ हो गया। जिसके पास ऑलरेडी 10 करोड़ है, वो कितनी रोटी खाएगा? वो पैसे का क्या करेगा? या तो वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगाए, तब तो बात समझ में आती है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाना या उसको रिजर्व्स करके रियल एस्टेट में लगाना ताकि वो पैसा राष्ट्रीय डेवलपमेंट में ना आए और कहीं ब्लॉक हो जाए, बेहतर है कि टैक्स दें ताकि देश की तरक्की में काम आए जी। और जिसका पहले ही 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का टैक्स है, अगर आप उसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। ये एक नोशनल गेन है। आप ईमानदारी से बता दीजिए, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े सेठ हैं जिनकी करोड़ों में इनकम है, कितना खाते हैं वो? क्या करते हैं वो पैसे का? सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। अगर वो पैसा बिजनेस में वो लगा रहे हैं तो वही 50 लाख रुपए अगर राष्ट्र के निर्माण में काम आ रहा है, उससे हाईवे बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, इससे उनके बिजनेस को ही फायदा होने वाला है जी। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, स्किल डेवलपमेंट में वो पैसा लगना चाहिए ताकि वो बिजनेस बढ़े। हमें अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना होगा। देखिए, अल्टीमेटली इकोनॉमी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या है? पैसा एंड प्रोडक्ट है या पैसा रिसोर्स है? जब तक आप इस डिफरेंशिएशन को नहीं समझेंगे, ये डिबेट चलता रहेगा। जो पैसा है वो रॉ मटेरियल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। पैसा अपने आप में एंड प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग जब पैसे को एंड प्रोडक्ट बना लेते हैं ना, तब इस तरह के विवाद शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास रिसोर्स है, अब रिसोर्स 2 तरह से इस्तेमाल हो रहा है, या तो आप कर रहे हो जिसने कमाया, या आपने उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को दे दिया कि आप अपने हिसाब से सोशल और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लीजिए जी। वो भी आप ही के समाज में आ रहा है। तो ये एक सोच का फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में निश्चित रूप से इनकम टैक्स कई देशों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब आपका देश इतना बड़ा है, जरूरतें इतनी बड़ी हैं, और आप कहो कि आप टैक्स भी नहीं देना चाहते, तो फिर ये सोच का फर्क है। अच्छा, इसमें एक समस्या ये भी आ जाती है कि हमारी जो देश की आबादी है वो लगभग आप 150 करोड़ मान लीजिए लोगों की आबादी, लेकिन जो टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, वो 10 करोड़ से नीचे रह जाती है। तो टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, इस पर भी कोई विचार आप समझते हैं कि गुंजाइश है, कुछ इस बजट में डाला जाए? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल इसका है कि जब करीब 145 करोड़ के आसपास अगर हम देखें, 145 करोड़ हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी दे रहे हैं, अब इसको 20 कैसे किया जाए? सवाल ये है। 2 ही तरीके हैं, या तो आप टैक्स स्लैब को कम कर दो, तो जो 10 लाख वाला है वो भी टैक्स में आ जाए, 5 लाख में ले आओ तो 5 वाला भी टैक्स में आ जाए, लेकिन वो लॉजिकल लगता नहीं, पहली बात। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाइए ताकि सब टैक्स स्लैब में आ जाए। एक तो यह है कि आप टैक्स स्लैब को नीचे कर दो, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, समस्याएं बढ़ेंगी। बेहतर यह है कि हम ऐसी स्कीम लाएं कि जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। जब आमदनी बढ़ेगी तो जिसकी कमाई मान लीजिए इस बार 8 लाख थी, अगले साल अगर वो 13 लाख कमा रहा है तो अपने आप टैक्स ब्रैकेट में आ गया ना। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या करें पॉलिसीज में जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आमदनी बढ़े और वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाए।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो बजट है उसको बहुत क्रिएटिव वे में सरकार को देखना होगा। और फंडामेंटल इश्यू ये है, इसको अगर हम एक लाइन में सम अप करें, ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे देश में रोजगार बढ़े, ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए। अगर ये दो चीजें होंगी तो देश में पैसा आएगा जी। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो या तो फैक्ट्रीज में होगा या कंस्ट्रक्शन में होगा, कहीं ना कहीं होगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी। डिमांड सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं इतना इन्वेस्टमेंट आए कि आपको अच्छे लोग नहीं मिले तो क्या करोगे, आप सैलरी बढ़ाओगे। जब सैलरी बढ़ा के आप लोगों को लोगे तो सारे के सारे टैक्स ब्रैकेट में आ गए ना जी। तो बेहतर यह है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी तेज हो कि देश में कॉम्पिटेंट लोगों की शॉर्टेज हो जाए, कंपनियां सैलरी बढ़ाएं क्योंकि उनको बहुत अच्छे लोग चाहिए। जितने लोगों की सैलरी बढ़ेगी सब टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और तो सरकार को फायदा जी। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट आया, दूसरा आपने रोजगार क्रिएट किया, तीसरा हाई पेइंग रोजगार था तो सरकार को टैक्स मिला। जब एक तरफ सरकार को टैक्स मिला और लोगों की इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी, तो जो आपकी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको भी रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिला के अगर बजट का डायरेक्शन है तो वो दो ही चीज़ों पे होना चाहिए, हाई पेइंग जॉब्स कैसे क्रिएट करें और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाई पेइंग जॉब की तरफ अट्रैक्टिव हों, स्किल पे फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें और अपना भी भला करें और देश का भी भला करें। और इसमें ऐसी परिस्थितियां भी बहुत अहम हो जाती हैं, जैसे ट्रंप सरकार के जो फैसले हैं, चाहे वो H1B वीज़ा को लेकर हों, टैरिफ लगाने वाले हों, तो हमने देखा कि हमारा जो टैलेंट पूल है वो बहुत बड़ी संख्या में US जैसे देशों में जाता है। अभी जो H1B वीज़ा के जो रूल्स हैं उनमें बदलाव हुआ है, जो फीस लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, उसकी वजह से टैलेंट पूल जो है दूसरे देशों की ओर रुख कर रहा है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि वो टैलेंट पूल बाहर ना जाए, हाई पेइंग जॉब यहीं पर दी जाए ताकि उनका जो स्किल है वो भारत के विकास में ही काम आए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, वो था टैलेंट को लेके। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में टैलेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे क्यों नहीं जाना चाहता। हम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार को यह सोचना होगा, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आज अपना काम करना चाहता है, कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप, अगर जिसको हम कह रहे हैं आजकल स्टार्टअप कल्चर हम शुरू करना चाह रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं हैं? आज सवाल इस बात का है कि आपने कहने को तो स्टार्टअप बना दिया, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, शुरू में आपने उनको कोई सीड कैपिटल भी दे दिया, उससे फायदा होता नहीं। क्योंकि वही स्टार्टअप जब सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाता है, आपके कानून वही के वही। स्टार्टअप, आप इस बात को समझिए कि वो एक या दो आदमी अपने एक आइडिया को लेकर शुरू करते हैं, वो जब स्टेबलाइज होता है धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। लेकिन जितने भी आपके शुरू के समय में जो टेंशन आते हैं, ये कागज़ भरो, वो कागज़ भरो, ये डिपार्टमेंट आपको एप्लीकेशन में टाइम लगा रहा है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है, यहाँ चक्कर काटिए, वहाँ चक्कर काटिए, क्या आप इन सबसे इनको निजात कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि जब तक स्टार्टअप का टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ या उससे ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ना वो पॉल्यूशन करे, ना किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करे। ये दो चीजें छोड़ के बाकी कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं। उससे ये होगा कि उसका काम धंधे पे जाएगा, अपने बिजनेस पे जाएगा, आइडियाज पे जाएगा, इनोवेशन पे जाएगा, वो कुछ अच्छा काम करेगा। अभी वो सरकार के चक्कर काट रहा है, इस डिपार्टमेंट में जाके लाइसेंस लाओ, उस डिपार्टमेंट में जाके लाइसेंस लाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइसेंस इतने सारे हमने बना रखे हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, अगर इनकी यूटिलिटी होती तो हिंदुस्तान तो विकसित पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका मतलब इतने सारे जो आपने डिपार्टमेंट बना दिए, क्या वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं या बूस्टर का काम कर रहे हैं? एक इवैल्यूएशन होना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, मतलब आप डिपार्टमेंट का नाम लिखिए यहाँ पे। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप डिपार्टमेंट का नाम लिखिए और ये देखिए कि ये डिपार्टमेंट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या इस डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस सिस्टम है या जो कानून है उससे इकोनॉमी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इवेल्युएट तो करिए। बिल्कुल, आप विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं 2047 की,
और हमारे पास कानून है 1947 के। हम 1947 के कानून से 247 नहीं बना सकते, क्योंकि 1947, 60, 70, 80 के जो कानून हैं उस समय ना हिंदुस्तान में आईटी था, ना आपका यूपीआई था, ना आपके पास डिजिटल इकोसिस्टम था, ना इंटरनेट था, ना वीडियो था, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। तो ये जितने कानून बने हैं ये पुरानी मानसिकता से बने हैं। आप पुरानी मानसिकता से 2021 या 2025 से लेकर 2047 के विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए टेक्निकली ये सारे कानून अगर मैं कहूं ये हटाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, अभी टैक्सेस पर हैं, तो मैं चाहूँगा छोटा सा हम जीएसटी का दौरा भी कर लें। इवैल्यूएशन 8 सालों के बाद वहाँ पर की गई और जीएसटी के जो 4 स्लैब्स थे उन्हें हटाकर 2 स्लैब्स में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा वो तो उन्होंने पिछले साल ही फैसला ले लिया था, लेकिन इस बजट में उसकी कोई झलक देख रहे हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जो बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा है कि पेट्रोल डीजल को जो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसमें जीएसटी काउंसिल की सर्वसम्मति बहुत ज़रूरी है। क्या वो होता इस बजट में देखेंगे आप? मुझे नहीं लगता। देखिए, 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी। टैक्स एक चीज़ है और टैक्स कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी चीज़ है। हिंदुस्तान में जिस तरह से हमने इतना बड़ा टैक्स डिपार्टमेंट बना दिया, अब होगा क्या कि अगर आपने पेट्रोल को या डीजल को जीएसटी में ले आए ना, हर पेट्रोल पंप के ऊपर इंस्पेक्टर्स की रेड पड़नी शुरू हो जाएगी। आपने जीएसटी कितना भरा, कितना पेट्रोल खरीदा, हर पेट्रोल पंप को जीएसटी डिपार्टमेंट समझेगा हर पेट्रोल पंप चोर है। देश में माहौल बिगड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूं। दूसरा, पेट्रोल कितना खरीदा, कितना बेचा, हर पेट्रोल पंप का कैलकुलेशन करोगे आप बैठ के? पॉसिबल नहीं है। बेहतर यह है कि सेंट्रलाइज रूप में आज आपके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, 4 कंपनियां हैं। आपको जो भी करना है, आपने यहां पे एक्साइज ड्यूटी जोड़ा, जिस रेट पे आपको देना है पेट्रोल पंप को दे दिया, उसने अपना कमीशन जोड़ा, पेट्रोल बेच दिया। सिंप्लीफाइड सिस्टम है। एक जगह पे आपको कलेक्शन हो रहा है। जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देना है, बस काम खत्म। अगर आपने इसको स्टेट या जीएसटी में लिया है, हर पेट्रोल पंप एक कलेक्शन सेंटर बन जाएगा। आप सोचो करप्शन कितना बढ़ेगा, मिसमैनेजमेंट कितना होगा और जीएसटी कलेक्शन के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका ही अगर एक पॉजिटिव हाफ ग्लास फुल वाली साइड में देखें, 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो आम एंड यूजर्स हैं उन्हें शायद पेट्रोल जो है हाफ रेट्स पर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है अगर जीएसटी के दायरे में आए। और दूसरा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम क्यों नहीं बना लेते जो एक प्लेटफॉर्म हो जो कलेक्शन में और ये मैनेजमेंट में हेल्प करे। देखिए, अभी आपने कहा कि जीएसटी अगर हम लाएं तो रेवेन्यू घटेगा, तो फिर ये आपकी वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे को सब्सिडी भी चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, खाना फ्री होना चाहिए, बसें फ्री होनी चाहिए, फिर इलेक्शंस में लॉलीपॉप्स भी मिलने चाहिए, सब कुछ होना है। पैसा तो देश की जनता का है, देश की जनता को समझना होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी जेब से चंदा टैक्स के रूप में नहीं देती है। किसी भी स्कीम के अंदर सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा लगता है, सरकार का अपना कुछ नहीं होता। इस बात को आप भूल जाइए। जब लोग बोलते हैं ना सरकार को देना चाहिए, सरकार के पास एक पैसा अपना नहीं है। सरकार जनता का पैसा इकट्ठा करके अपनी पोटली में रखती है और उसमें से बांटती है जी। आप कहोगे ज्यादा चाहिए तो आपकी जेब से और निकालेगी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब रेवेन्यू कम कर दो, क्योंकि पेट्रोल टैक्स पे अगर आप मान लीजिए आज आपको ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जब आप उसको जीएसटी में लेके आएंगे तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। टैक्स घटाना पड़ेगा तो किसका बजट काटोगे? पैसा आएगा कहां से? फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई हमें पेट्रोल सस्ता भी चाहिए और खाना भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, स्कूल भी फ्री चाहिए, हॉस्पिटल भी फ्री चाहिए। सरकार क्या करेगी? और लोन लेगी। लोन लेगी तो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? देश के ऊपर। उस लोन का जो ब्याज चुकाना होगा वो भी आप ही की जेब से जाएगा। तो होगा क्या? आप पहले तो फ्री ले लोगे, कल को पता लगेगा स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? पैसा ही नहीं है। आप देना नहीं चाहते और सरकार के पास है नहीं। फिर आप सरकार को गाली कैसे दोगे? क्योंकि पैसा तो जनता को ही कंट्रीब्यूट करना है जी। सरकार का अपना कुछ नहीं। जो देश की जनता को चाहिए
सरकार को अकाउंटेबल बनाए, ये कहे कि हमसे जो आप पैसा ले रहे हो वो सही जगह लगाइए, ना कि कम करिए। हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ढंग से सुविधाएं दें। जो लीकेज है वो क्यों है, जनता को वो सवाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें छोटा सा कमेंट आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन पे भी लूंगा मैं, जो जीएसटी के स्लैब्स घटाए गए हैं, क्या इसके अलावा भी बजट में इसमें कोई सुधार देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी का बजट से अब कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की सेपरेट काउंसिल है, तो बजट में अब जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका रोल खत्म हो गया है। तो इस बार बजट में या कभी भी बजट में जीएसटी से कोई उम्मीद करना कोई फायदा नहीं। वो चैप्टर ही नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है, एक हिसाब से चैप्टर है। अब रही बात डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बाकी जो सर्विस टैक्स या जो आपके बाकी पेनल्टीज हैं या कस्टम ड्यूटीज हैं, जो भी हैं, वो है कुल मिला के आपके पास 3-4 हेड बच जाते हैं। उसमें ऑलरेडी आपके पास कलेक्शन इतना नहीं है कि आप देश की जरूरतें पूरी कर सके। आप उसको और काट दोगे तो आपकी जेब, आपका कहीं ना कहीं कटेगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब आपके पास सरप्लस पैसा नहीं है तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, आप ये जरूर सरकार पर दबाव डालिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें जहां जहां आपने पैसा एलोकेट किया है हमें उसका रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, हमें यह बताइए कि पिछली बार आपने इतना पैसा एग्रीकल्चर में लगाया, हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, किसान की आमदनी कितनी बढ़ी। आपने इतना पैसा एजुकेशन में लगाया, हमें यह बताइए कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर कहां पहुंचा। आपने इतना पैसा हॉस्पिटल और मेडिकल में लगाया, हमें यह बताइए कि कितने हॉस्पिटल्स में कहां कहां सुविधाएं मिली, कितने पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट हुआ। हमें उसका ट्रांसपेरेंट डेटा चाहिए। हमें, आपने एग्रीकल्चर में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, क्या हमें अच्छा खाना मिला, क्या हमें सेफ फूड मिला? बिल्कुल। और ये सारे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं बजट स्पीच और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कहीं ब्लर से हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आप जैसे एक्सपर्ट्स का जो सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये चीज़ें समझा सकें। अब एक्सपेंडिचर में पे आना चाहूँगा मैं। यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की थी, किसान जो कि देश की अभी भी रीढ़ हैं कह सकते हैं, उन किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या उन्हें मिल सकता है? एमएसपी की लगातार मांग उठ रही है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जहां तक बात है एमएसपी की, एमएसपी का डायरेक्टली बजट से कोई लेना देना नहीं, वो एक मार्केट फिनोमेना है। आज अगर आप एमएसपी बढ़ा भी देते हैं, देखिए एक बात को किसानों को और पूरे देश को समझना होगा। एक बात समझिए कि अगर एक बीच में क्या हुआ था, जब सरसों के दाम 200 रुपये लीटर तेल हो गया था, उस समय सरसों का जो बाजार में मंडी में रेट चल रहा था वो 100 रुपये के आसपास चल रहा था, 100-125 के आसपास। तो 100 रुपये जब रॉ मटेरियल हो गया था तो तेल भी 200 रुपये के पहुंच गया था। उस समय हर आदमी ये कह रहा था कि महंगाई हो गई। अब आप ये कहते हो कि महंगाई सरकार कम करे, एक तरफ आप कहते हो कि हम एमएसपी बढ़ाएं, जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, उसी रॉ मटेरियल से बनने वाला तेल आप कहते हो वो सस्ता हो, कैसे पॉसिबल है? मैं रॉ मटेरियल के दाम बढ़ाता जाऊं और उससे जो माल बने वो सस्ता होता जाए, संभव है? ये संभव नहीं है। तो हम लोग जब ढंग से चीज को नहीं समझेंगे, होलिस्टिकली नहीं देखेंगे, इस तरह के विवाद रहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। यही सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर आज किसान की, मान लीजिए पैदावार सरसों के खेत में उदाहरण के लिए 1 टन है, अगर मैं यहां छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक टन पर हेक्टेयर सपोज ये है। अगर मैं इसको नया बीज दे के 2 हेक्टेयर कर दूं तो किसान की आमदनी बढ़ती है, खर्चा डबल नहीं होता है। खर्चा 20-30% बढ़ेगा लेकिन आमदनी डबल होगी। अब सवाल इसका है कि किसान का प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ईल्ड बोलते हैं एग्रीकल्चर में, 1 टन से 2 टन कैसे हो, इसकी स्कीम कहां है? यह सवाल होना चाहिए, ना कि सब्सिडी कहां है। परफॉर्मेंस की बात करो। किसानों के लिए भी ये जरूरी है कि हमें 1 से 2 कर दो। आज अगर मान लीजिए इसके मुझे 50,000 रुपए मिलते हैं तो मुझे यहां पे फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। आज मेरा यहां पे खर्चा 20,000 है, मैं यहां 30,000 करूंगा। यहां मेरी इनकम कितनी बचती थी? 30,000 रुपए। आज मेरी यहां इनकम बच रही है 70,000 रुपए। तो किसान का फायदा हुआ या नहीं हुआ? यह सब्सिडी से नहीं होगा, यह टेक्नोलॉजी से होगा। और उसके लिए R&D भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मेरा यह कहना है कि जो पैसा आप एग्रीकल्चर में लगा रहे हो बजट का, किसानों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी पहुंचे जिससे उनकी आमदनी बढ़े,
सरकार इस बात का जवाब दे, ना कि ये बताओ कि हमने सब्सिडी कितनी दी, उससे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यील्ड बढ़ाने पर फोकस हो, ना कि सब्सिडी देने पर, ताकि किसान जो हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ना बढ़े और किसानों को जो उसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल, ये हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की। इसके अलावा इस एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आपसे सवाल पूछूं मैं, और कौन से आप उम्मीद इस बजट से रखते हैं जो सरकार को ज़रूर जो है अपने ध्यान में रखनी चाहिए ये बजट बनाते समय? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि आपको प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये दो चीजों के लिए आपको जहां जहां आप बजट डालें उसके साथ आप बेंचमार्किंग करें कि अगर आज मान लीजिए हमने एग्रीकल्चर में पैसा दिया 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़, जो भी आपने दिया, जरूर दीजिए, आपने 2 लाख करोड़ दिया, आपने इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया। आज हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी मान लीजिए 3 टन है, क्या ये अगले साल 4 होगी? तो जब आप बजट एलोकेट करते हैं उसके साथ टारगेट भी लिखिए कि ये बजट का फायदा कहां होगा। अगर सिर्फ आपने बजट बढ़ा दिया और रिजल्ट नहीं मिला, ये पूरा पैसा वेस्टेज है। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये जब आपने टारगेट रख दिया, अपने आप अकाउंटेबिलिटी सामने आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को काम करना होगा, मेजरमेंट करना होगा, सीड की क्वालिटी सुधारनी होगी, पेस्टिसाइड की क्वालिटी सुधारनी होगी, इरिगेशन सुधारना होगा, वेयर हाउसिंग सुधारना होगा, किसान को एजुकेशन देनी होगी, सब कुछ करना होगा, तभी तो ये होगा। पैसा एलोकेट करने से नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मनी एलोकेट करके समझते हैं डेवलपमेंट हो गया। पैसा एलोकेट करने से डेवलपमेंट नहीं होता, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, डेवलपमेंट तब होता है। तो जितना पैसा हम जिस डिपार्टमेंट में बढ़ा रहे हैं, वहां पे सरकार को यह बताना चाहिए कि ये जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, इससे डिपार्टमेंट की कौन सी एक्टिविटी में सुधार आएगा। ये पार्ट होना चाहिए बजट स्पीच का कि हम इस बार 50,000 करोड़ यहां एक्स्ट्रा दे रहे हैं और इस बार हमारा ये परफॉर्मेंस था, हम इसको ये बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। तब तो जनता भी अप्रिशिएट करेगी। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि पिछली बार 30,000 करोड़ था, हमने 50 कर दिया। 30 में क्या मिला और 50 में क्या मिलेगा, दोनों का हिसाब नहीं है। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों सालों में जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है, स्ट्रीमलाइन करने की जो है कोशिश की गई है, इंटरफेस को बेहतर बनाया गया है। तो जो बजट में वादे किए जाते हैं, जो बजट में एलोकेशंस किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अगर टारगेट भी रखा जाए तो उसकी एक प्रॉपर वो दिखाना चाहिए उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कि इतना टारगेट था और हमने इतना अचीव करने की कोशिश की है। बगैर टारगेट तो आप डायरेक्शन लेस है ना। अगर जब भी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर अपना आने वाले साल का टारगेट नहीं बताता है, इसका मतलब उस डिपार्टमेंट डायरेक्शन लेस है, वहां सोच की कमी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर उनके पास सोच होती, डायरेक्शन होता, तो उनको पता होता कि उनका टारगेट क्या था। और आफ्टर ऑल वो तो जनता का हिस्सा ही है ना, सरकार कोई आउटसाइड तो है नहीं डेमोक्रेसी में। तो अगर वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, देश की जनता को नहीं बता रहे कि उनका टारगेट क्या है, तो जनता भी डायरेक्शन लेस है कि हम कंट्रीब्यूट कहां करें। मान लीजिए आज हॉस्पिटल कहता है कि हमने, या मेडिकल डिपार्टमेंट बोलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, कि हम इस बार हमारे पास 50,000 या 5 लाख हॉस्पिटल बेड्स हमें बनाने हैं। अब सरकार बनाएगी 3 लाख, प्राइवेट सेक्टर को हम कहेंगे 2 लाख आप बनाइए, और जो बनाएगा हम उसको ये स्कीम देंगे, उसके लिए हमने ये 10,000 करोड़ रखा हुआ है। आप समझिए कितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे हॉस्पिटल में। बिल्कुल। क्योंकि उनको दिख रहा है कि बाजार है और सरकार का समर्थन भी है। तो जब दोनों चीजें हैं तो एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं काम करेगा। जब आप टारगेट नहीं बताते हो तो वो सोचता है मैं कहां इन्वेस्ट करूं, पता ही नहीं सरकार क्या चाहती है। तो इससे क्या होता है, जब तक सरकार अपनी नीयत नहीं बताएगी इन द फॉर्म ऑफ टारगेट्स, तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और वो टारगेट कितना अचीव किया गया एंड ऑफ द ईयर, वो आप एंड ऑफ की जरूरत नहीं है, आपको हर महीने देखिए ना किस स्टेट ने कितने हॉस्पिटल अप्रूव किए। मान लीजिए आपको पता, आफ्टर ऑल आपको 5 लाख बेड एक्स्ट्रा बनाने थे, तो कहीं से तो वो नंबर आया होगा। पता लगा दिल्ली में 20,000 बनाने, हरियाणा में 50,000 बनाने, राजस्थान में 60,000 बनाने, केरल में 10,000 बनाने, तभी तो नंबर बना 5 लाख का। कहीं से तो सम टोटल आया। बिल्कुल। अब हर स्टेट का मॉनिटरिंग ऑनलाइन डैशबोर्ड पे होना चाहिए कि राजस्थान में इतने हॉस्पिटल अप्रूव हो गए, इस जगह पे हुए, इतने बेड का हुआ और ये इस तारीख को चालू हो जाएगा, यहां पे ये हुआ, तो देश को दिखेगा कि तरक्की हो रही है।
और हर महीने आपको पता लगेगा कितने इनॉग्रेट हो गए। अब वो नहीं आ रहा है टारगेट में तो आपको ये पता लगेगा काम क्यों रुक गया, बिल्कुल। तो पता लगेगा कौन सा डिपार्टमेंट उसमें फाइल लो के बैठ गया, कहां पे अप्रूवल में दिक्कत है। तो अपने आप सुधार शुरू होता है। जब तक आपका टारगेट नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हैं, आप सिर्फ बजट एलोकेट करेंगे, देश का कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, और वो इन सब सेक्टर्स पर लागू होता है। मैं जल्दी से चाहूँगा आपसे कमेंट कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और देश एक डेवलपिंग नेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है और भी ज़्यादा इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें क्या आप सुधार देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बजट में ये चीज़ें ज़रूर हों? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय हमारे लिए एक जो सबसे बड़ी, जब हम चाइना से मुकाबला करने की बात करते हैं ना, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो कॉस्ट है वो करीब 12 से 14% है हमारा जीडीपी का कॉस्ट, अगर हम उसमें देखें। अब 14% ये ओवरहेड है। चाइना में यही चीज आ जाती है 7 से 8%। इसका मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना आपसे 50% आगे। अगर आप यहां सुधार करना चाहते हैं तो आप पहले ये देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ मत करो, हर सेक्टर के डिपार्टमेंट को पूछो, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, आपको कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां दिक्कत आ रही है। आप अपनी तरफ से प्लान मत बनाओ, फीडबैक बेस्ड फीडबैक। मान लीजिए कि टेक्सटाइल वाला कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है, आप देखो कहां चाहिए। स्टील वाला बोलता है मुझे यहां प्रॉब्लम है, फार्मास्यूटिकल बोलता है मेरे को ये दिक्कत आ रही है, एग्रीकल्चर में बोलते हैं हमें ये दिक्कत आ रही है, इंजीनियरिंग वाला बोलता है हमें ये दिक्कत है, ऑटोमोबाइल वाला अपनी प्रॉब्लम बताएगा। आप सबको कंपाइल कर लो। जब आप कंपाइल कर लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कॉमन होगी। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा साहब मेरे को रोड नहीं है, फार्मास्यूटिकल वाले ने भी बोला, फूड वाले ने भी बोला, स्टील वाले ने भी बोला, तब आपको पता है कि रोड चाहिए, 3 लोगों का फायदा हो जाएगा। कहां से कहां चाहिए वो मैपिंग आप कर लो, कौन से क्लस्टर से माल को किस पोर्ट पे जाना है, या किस रेलवे हेड पे आना है, या कहां रेलवे स्टेशन पे आना है, या कहां पे एयरपोर्ट पे जाना है, वहां का मैप आपको बनाना है। स्मार्ट एलोकेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं तो आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। भाई या तो फिजिकल कैपिटल हो या इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो। फिजिकल कैपिटल आपके पास है नहीं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल आप लगाना नहीं चाहते, तो तरक्की कैसे होगी। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, लेकिन एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर हमेशा जो है देखिए, जब बजट अनाउंस होते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो उस पर बहुत ध्यान जाता है। कोरोना के समय हमने देखा था। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, लगातार सुधार हुए हैं कोरोना के बाद, लेकिन अभी भी सुधारों की गुंजाइश है। आप क्या देखते हैं, क्या गुंजाइश, क्या जो सुधार हैं वो ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे हैं 145 करोड़ लोगों की। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स का इश्यू है। ये बात से क्लियर है जी। क्या हम इन पे काम कर सकते हैं विद टारगेट्स कि हमारे को कितने हॉस्पिटल चाहिए? चलिए हम 1 साल में नहीं बना सकते, लेकिन एक माइलस्टोन तो हो कि हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी, जब हम विकसित भारत होंगे तब हिंदुस्तान की आबादी होगी 1.62 करोड़। ठीक, हम अगर ये टारगेट बना लें कि इस समय हमारे हॉस्पिटल इतने होने चाहिए, मान लीजिए कि हमें उस समय 1 लाख हॉस्पिटल चाहिए, और सिर्फ वो संख्या में ना हो, फैसिलिटीज और क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छा हो। जब हॉस्पिटल होगा तो ऑपरेशन थिएटर भी होगा, ओपीडी भी होगा, डिस्पेंसरी भी होगी, लेबोरेटरी भी होगी। आज कोरोना के बाद समझ में आ गया कि ऑक्सीजन प्लांट भी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। 1 लाख हॉस्पिटल चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए हिंदुस्तान में 10,000 हॉस्पिटल हैं। अब आपको यह पता है कि मेरे को 90,000 हॉस्पिटल बनाने अगले 20 साल में, क्योंकि विकसित भारत तो 2047। अब आप इसको सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए ना कि भाई कुल मिला के मेरे को कितने बनाने हैं, 4,000 हॉस्पिटल करीब हर साल बनाने, तब जाके मेरा टारगेट पूरा होगा। तो 4,000 हॉस्पिटल का प्लान क्या है? जैसे ही आपने टारगेट को लिंक किया, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गई। नहीं तो आप कहोगे हमने इस बार हॉस्पिटल में 300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, उससे होगा क्या? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और हॉस्पिटल चाहिए आपको हर साल 4,000। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पे प्राइवेट कैपिटल लेके आओगे। प्राइवेट कैपिटल के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कानून है, नहीं है। बिल्कुल। फिर जनता भी चाहेगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो आ रहे हैं लेकिन वो लूट ना मचाए,
फिर आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कानून बनाने पड़ेंगे कि ठीक है आप हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन जो सिस्टम होगा उसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम होगा वो ये है, आपके सर्विस रेट्स ये होंगे, आपको आना आइए, नहीं आना मत आइए। और ये जो रेट हैं ये मार्केट के हिसाब से रिस्पेक्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी के हैं। आप इसमें 15% प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन लूट मार नहीं कर सकते, बिल्कुल पहली बात। फिर इतने हॉस्पिटल्स के लिए आपको डॉक्टर चाहिए, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन ये होगा कि आपको कितने मेडिकल कॉलेज चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, उनमें से कितनी सीट्स बढ़ाई जाएं, उनमें से सर्जरी की कितनी सीट्स हों, बाकी कितनी हो। फिर बैकवर्ड आप जाएंगे तो उस हिसाब से फिर आपको एक चीज़ और समझिए, जब आपको इतने हॉस्पिटल बनाने हैं तो आपको पता लगेगा हर साल आपको 10 लाख हॉस्पिटल बेड चाहिए। 10 लाख हॉस्पिटल बेड अपने आप में एक इंडस्ट्री है, बिल्कुल। तो आप इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लिंक कर सकते हैं। चाइना यही करता है, चाइना की प्लानिंग और भारत की प्लानिंग में यही फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख हॉस्पिटल बेड चाहिए। हम आपको कह रहे हैं कि आप स्टील के बेड बनाओगे, आप राउरकेला के पास जहाँ स्टील फैक्ट्री है या जहाँ पे भी स्टील की सोर्सिंग है, आप वहाँ पे 20 फैक्ट्री लगाइए जो सिर्फ हॉस्पिटल बेड बनाएंगी। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो गए, रॉ मटेरियल वहीं मिल रहा है, स्किल सेट वहीं मिल रहा है। वहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज को बोलो कि बच्चों को तैयार करें हाउ टू मेक गुड हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल बेड्स की क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, उसके डिमेंशंस क्या होंगे। आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसको बोलो कि इनके कानून बनाएं, इनके स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करें, इनको इंटरनेशनल, आप पूरा इकोसिस्टम बना सकते हो। बिल्कुल। तो क्या होगा, आपने सिर्फ कोशिश की थी मरीजों को इलाज करने की, आपने एक पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी। बिल्कुल। इस हॉस्पिटल के अंदर फिर आपकी जितनी मशीनें आज आ रही हैं सब विदेश से आ रही हैं। ब्लड टेस्ट की मशीन हो, यूरिन टेस्ट की मशीन हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, सब विदेशी हैं। आपके यहाँ पे हर साल अगर 4000 मशीनें चाहिए होंगी, हर हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तो चाहिए, तो आप विदेश से क्यों मंगा रहे हो? मेक इन इंडिया में बनाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ढंग से प्लानिंग की होती तो हिंदुस्तान चाइना के बराबर होता। हमारी प्लानिंग डिफेक्टिव है, बिल्कुल, और वो बजट से रिफ्लेक्ट होती है। और मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, इस बार जब वो बजट का भाषण सुनेंगे तो इन चीज़ों पर उनका ध्यान रहेगा, इन चीज़ों पर फोकस वो भी रखेंगे। इसके अलावा देखिए, क्योंकि समय की कमी है और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आप अपने टॉप 5 पॉइंट्स बताइए। इसके अलावा या इसको इंक्लूड कर सकते हैं जो इस बजट में विकसित भारत 2047 का अगर विजन है सरकार का और उसी बेसिस पे वो बजट लाएंगे। आपने बोला कि ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है वो 5 पॉइंट्स, उनका ध्यान ज़रूर इस बजट में रखा जाए? आपके सुझाव क्या होंगे सरकार को? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आपका बेस है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड नॉलेज ट्रांसफ़र, एक्सटेंशन सर्विस जिसको हम बोलते हैं वो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आपके किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। तो आप एग्रीकल्चर में नॉलेज ट्रांसफ़र पे ध्यान दीजिए और आउटकम पे फोकस करिए। सिर्फ बजट एलोकेशन से नहीं होगा, और आउटकम शुड बी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने 184 बीज लॉन्च कर दिए, किसको चाहिए थे? वो देश का पैसा वेस्ट हुआ है, आई एम सॉरी टू से दिस। लेकिन आप अगर 5 अच्छी फसलें निकालते जिससे हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी 20-40% बढ़ जाती, वो ज़्यादा अच्छा था वनस्पत की 180 बीज निकाले जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, आपकी एजुकेशन सिस्टम, जो स्किल डेवलपमेंट है। आज आपके पास पायलट प्लांट्स नहीं है। आदमी, आज आप स्टार्टअप है, वो आइडिया लेके कहाँ जाए? हर आदमी उसको ज्ञान देता है, लेकिन वो आइडिया को ट्रायल कहाँ करेगा? उसको अपने कैपिटल लगानी पड़ती है, फैक्ट्री लगाता है, फिर वो प्रोडक्ट बना के बाजार में ले जाता है, प्रोडक्ट फेल हो जाता है, वो खुद सिक यूनिट बना के खड़ा हो जाता है। ये गलत है। हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हर इंजीनियरिंग कॉलेज में या IITs के अंदर पायलट प्लांट्स बनाइए, ताकि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी सिटीजन जिसके पास अच्छा आइडिया है वहाँ जाए, ट्राई करे, प्रोडक्ट बनवाए, बाजार में जाके ट्रायल करे। अगर वो प्रोडक्ट चल जाता है तब जाके वो फैक्ट्री लगाए। हमारे यहाँ ऐसा कोई स्कीम ही नहीं है। तीसरा, जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अपने ज़िले में जितने भी MSMEs हैं
उनके साथ वो रेगुलर ट्रेनिंग करें और उनको टेक्नोलॉजी दें ताकि एमएसएमई की क्वालिटी इंप्रूव हो। आज एमएसएमई की प्रॉब्लम क्या है कि उसको मैन पावर नहीं मिलता। जब बड़ी कंपनियां ही आदमी के अभाव में परेशान हैं, तनख्वाह देने के बाद भी ढंग के लोग नहीं मिलते, तो एमएसएमई को तो मिलने वाले ही नहीं। तो एमएसएमई की तरक्की कैसे होगी जो आपकी ऑलमोस्ट 12 से 13 करोड़ यूनिट्स हैं, जो सबसे बड़ा आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ का ये मैंडेट होना चाहिए कि आपके ज़िले में जितनी एमएसएमई हैं, आप हर 2-3 महीने में उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और वो सब इंटरनेट पे होना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान किया। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट और इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट एक साथ होनी चाहिए ताकि पता लगे समस्याओं का समाधान हुआ। अकेले अकेले में कुछ नहीं होगा जी। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी जी। जहां जहां बॉटलनेक हैं उनकी मैपिंग करके, अपनी तरफ से नहीं, मैपिंग करके उनको डी बॉटलनेकिंग किया जाए। और चौथा, हिंदुस्तान में जब तक इनोवेशन नहीं होगा, पांचवा पॉइंट, बिल्कुल, जब तक इनोवेशन नहीं होगा, क्रेडिबल इनोवेशन नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में। लेकिन इनोवेशन का मतलब खाना पूरी नहीं है। तो क्रेडिबल इनोवेशंस कैसे हों और उसको कैसे तैयार किया जाए, जिसमें सरकारी कानून अगर बदलने हो तो आप बदलिए। देखिए, कानून इंसान ने बनाया, अगर गलत कानून बन गया तो उसको हटाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक टारगेट ये ले लीजिए कि जितने भी 2010 के पहले के कानून हैं, एक रूल बना दीजिए, हम सबको रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पिक एंड चूज मत करो। एक कट ऑफ पॉइंट हो कि हिंदुस्तान में हर 10 साल बाद कानूनों को सबको रिव्यू किया जाएगा। तो अगर हम 25 में हैं तो 2020 से पहले के जितने कानून हैं सबको रिव्यू किया जाएगा, और उसका टाइम बाउंड होगी भाई 3 महीने में हर डिपार्टमेंट अपनी इंडस्ट्री से बात करके रिव्यू करेगा, कमरे में बैठ के नहीं। बिल्कुल। तरक्की क्यों नहीं होगी? हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल, क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से विजय सरदाना जी ने बताया कि उनके हिसाब से 5 पॉइंट्स, 5 सुझाव जो सरकार इस बजट में ज़रूर उन पर विचार करे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई विचार हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने हमारे दर्शकों के साथ आसान भाषा में साझा की हैं। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो कुछ सुझाव थे, मेरा निवेदन है कि आपके भी सुझाव होंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया आपके पास है, आपके जो भी विचार हो अपने तक मत रखिए, उसको सोशल मीडिया में डालिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय तक पहुंचाइए। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी सुधार नहीं होगा। जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल, इसीलिए आपकी भी जिम्मेवारी। बिल्कुल, जिम्मेदारी आम जनता की भी है ताकि वो अपने मुद्दे उठाए, अपने सवाल उठाए और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का माहौल बनाए। तो बाकी जिस तरह से विजय जी ने बताया कि कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपने सुझाव दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।